इस लेक्चर में हम लर्निंग के बारे में समझेंगे। लर्निंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और आपकी टीचिंग प्रोसेस में भी आपको काम आएगा। डिटेल में जानते हैं कि क्या है लर्निंग। तो लर्निंग ये कहा गया है कि लर्निंग कोई भी रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज जो व्यवहार में आता है, जो कि लाया जाता है एक्सपीरियंस से या प्रैक्टिस से। आप कुछ लर्न करते हैं और उससे आपके व्यवहार में चेंज आता है, बदलाव आता है, जो कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के द्वारा आप ले पाते हैं, आप ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको रिलेटिवली परमानेंट चेंज बोला गया है। ठीक है, और एक सोचने का विषय ये है कि क्या सारी लर्निंग परमानेंट है? क्या अभी तक आपने जो भी लर्न किया, जो भी याद किया, जो भी सीखा, क्या आपको सब कुछ याद है? इसका उत्तर है नहीं। तो इसीलिए इसको रिलेटिवली परमानेंट चेंज बोला गया है। ठीक है, जब कुछ रिसर्चर्स ने ये बताया कि जब लोग कुछ सीखते हैं तो उनका कुछ पार्ट्स जो ब्रेन के हैं वो फिजिकली ऑल्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लोग सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन में। फिजिकल फॉर्म में किसी ब्रेन के पार्ट में वो चीज स्टोर हो जाती है। हालांकि कई रिसर्चर्स ने ये बताया है कि हाँ, ब्रेन में ऑल्टरेशन होता है, ब्रेन में चेंजेस होते हैं जब हम कुछ सीखते हैं, और वो हमारे किसी ब्रेन स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाते हैं। वो चेंजेस वो रहते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस जब हम कुछ सीखते हैं। बट इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं निकला है। कई रिसर्चर्स ने बोला है हाँ, कई रिसर्चर्स ने बोला है कि नहीं, चेंजेस नहीं होते। ठीक है, और इसमें एक डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको याद रखने की जरूरत है, कि हर चेंज लर्निंग द्वारा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहा है, हमारी हाइट में चेंज हो रहा है, हमारे वेट में चेंज हो रहा है, हमारे ब्रेन का साइज चेंज हो रहा है, वो कुछ चेंजेस हैं जो कि हमारा जेनेटिक, हमारे जीन्स डिटरमिन करते हैं, हमारी बायोलॉजी डिटरमिन करती है। ठीक है, जो चेंजेस हमारे बायोलॉजी द्वारा आते हैं, जो जेनेटिक जीन्स द्वारा आते हैं, उसको मैच्योरेशन बोलते हैं। और जो कि बायोलॉजी की वजह से आता है, बायोलॉजी की वजह से आता है, और एक्सपीरियंस में नहीं। इन चेंजेस को आप लर्निंग नहीं कहेंगे। ठीक है, जो भी चेंज हमारी बायोलॉजी की वजह से आ रहा है, जो जीन्स की वजह से आ रहा है, वो उसको मैच्योरेशन कहा गया है, एक्सपीरियंस नहीं। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इसका कहना यह है कि जो हम इंफॉर्मेशन, जो चीज हम एक दफा सीखते हैं, क्या वो हम किसी और चीज पे अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका है 3 तरीके हैं। एक है पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है, एक है नेगेटिव ट्रांसफर, और एक है जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ कि आपने एक सिचुएशन में कुछ सीखा, कुछ स्किल्स सीखे, कुछ नॉलेज लर्न किया, तो आप उसको नए सिचुएशन पे अप्लाई कर पाए। ठीक है, मान लीजिए आप यही लर्निंग सीख रहे हैं, अब ये हम थियोरेटिकल लर्निंग कर रहे हैं,
तो क्या ये जो लर्निंग का ज्ञान है बाद में जब आप एक्चुअली टीचिंग में जाएंगे, क्या वो लर्निंग के प्रिंसिपल्स को आप क्लासरूम सेटिंग्स में अप्लाई कर पाएंगे? यदि हाँ, तो ये हुआ पॉजिटिव ट्रांसफर। और अगर नहीं, तो ये हुआ, ये ट्रांसफर पॉजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, तो जो भी आपने एक सिचुएशन में सीखा उसको आपने नई सिचुएशन में अप्लाई किया, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ। ठीक है, फिर जीरो ट्रांसफर है कि आपने जो पहले सीखा वो उसका प्रभाव आपकी नई लर्निंग पर नहीं पड़ता। ठीक है, सेकंड थर्ड जो टाइप ऑफ ट्रांसफर है वो है नेगेटिव ट्रांसफर, जो कि इंटरफेरेंस होता है आपकी प्रीवियस नॉलेज का विद न्यू लर्निंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे समझने के लिए। एक और एग्जाम्पल द्वारा हम पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव ट्रांसफर को समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है? मान लीजिए मैंने इंग्लिश सीखा हुआ है, ठीक है, और मैंने फ्रेंच सीख रही हूँ। इंग्लिश मुझे आता है, फ्रेंच में सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए अगर मेरी जो इंग्लिश सीखी हुई है वो मुझे फ्रेंच सीखने में मदद करती है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ। अगर कोई मदद नहीं करती तो जीरो ट्रांसफर हुआ। नेगेटिव ट्रांसफर हुआ, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है यानी कि इंग्लिश जो आपको आता है वो इंटरफेयर करता है आपके फ्रेंच सीखने से। माने कि जब आप फ्रेंच सीख रहे हैं तो इंग्लिश के रूल्स, इंग्लिश के ग्रामर, इंग्लिश की चीजें आपके फ्रेंच लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर है। इसको हम एक और माने में मान सकते हैं कि आप फ्रेंच को सीखते समय इंग्लिश का जो नॉलेज है वो उसको इम्पीड कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, यानी कि बाधा डाल रहा है। आप इंग्लिश की वजह से फ्रेंच नहीं सीख पा रहे, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर है। लर्निंग कर्व्स, लर्निंग कहा गया है जब हम कोई भी चीज लर्न करते हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो हमेशा सिमिलर नहीं होता, वो कर्व लाइन में चलता है, जो साइकोलॉजिस्ट ने कोशिश की है मेजर करने की। ठीक है, लर्निंग कर्व्स जो हैं वो एक ग्राफिकल रिलेशनशिप है बिटवीन अमाउंट ऑफ लर्निंग एंड द टाइम इट टेक्स। तो आपका ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ लर्निंग एंड द टाइम इट टेक्स। हर्मन एबिंगॉस ने ये लर्निंग कर्व्स डिफाइन किए हैं, बताए हैं कि क्या है लर्निंग कर्व्स। तो लर्निंग कर्व्स के कुछ स्टेजेस हैं। इसमें है इनिशियल स्टेज, जो लर्निंग है वो जीरो है पहले कुछ अटेम्प्ट्स के लिए। फिर एक स्टीप अप स्टेज है या फिर एक्सपोनेंशियल फेज है जहां पे एकदम से आपकी लर्निंग बढ़ जाती है, एकदम से आप बहुत अच्छे से लर्न कर पाते हैं। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट स्टेज जहां पे बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं होता लर्निंग का, मतलब जो आपने सीखा है आप उसी पे कर रहे हैं, आपका कुछ ऐड ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस स्टेज को प्लेट्यू स्टेज बोलते हैं लर्निंग का। आप फर्दर कुछ नहीं सीख रहे हैं, आप बस जो लर्न किया हुआ है वही आपके पास है, प्रोग्रेस नहीं है लर्निंग, तो इसको इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, फाइनल स्टेज वो होता है, नेक्स्ट स्टेज है फाइनल स्टेज। इस फाइनल स्टेज में लर्नर को ने जितना वो सीख सकता था अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वो सीख चुका है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट वो अटेन कर चुका है। अब इसमें बताया गया है कि रीजंस क्या है प्लेट्यू ऑब्टेन करने की, क्यों हमारे को एक फेज आता है जब कोई
प्लेट्यू फेज में कोई भी जो है लर्निंग नहीं हो रही होती। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये क्या है, रीजंस क्या हैं प्लेट्यू के। तो एक तो है फॉल्टी मेथड ऑफ लर्निंग, कि आपने ढंग से नहीं पढ़ाई की है, नहीं समझा है, फिर आप थके हुए थे, जो टास्क आप कर रहे थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, आपको मोटिवेशन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट था, और फाइनल स्टेज वो होता है जब आपने लर्नर ने मैक्सिमम लिमिट रीच कर दी है। ओके, तो ये कुछ रीजंस हैं प्लेट्यू फेज की, और फाइनल स्टेज बताया गया है कि क्या है। कुछ लर्निंग कर्व्स हैं। सबसे पहला कर्व है कॉनकेव कर्व। इसमें आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में, जो कि पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व है, इसमें जो लर्निंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व माने कि आप अच्छे से नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर कॉनकेव और कॉन्वेक्स कर्व, ये परफॉर्मेंस है, ये आपका परफॉर्मेंस मेजर है, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स और अटेम्प्ट्स एट लर्निंग है। यहाँ से आप स्लोली बिगिन करते हैं, फिर आप एकदम से एक्सेलरेशन हो जाता है, फिर ये प्लेट्यू फेज आ जाता है। ठीक है, जो थर्ड कर्व है ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉनकेव कॉन्वेक्स कर्व। इसको एस शेप्ड कर्व भी बोला गया है। अब कुछ लॉज हैं लर्निंग के, कि लर्निंग के लॉज क्या है। एक है लॉ ऑफ रेडीनेस, एक है लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या है, आपका मेंटल प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, आपकी प्रीवियस नॉलेज या आपकी मैच्योरिटी। इसमें ये है कि आप सीखने के लिए कितना रेडी हैं, क्या आप किसी चीज को सीखना चाह रहे हैं, क्या आप तैयार हैं, क्या आप उतने मैच्योर हैं कि आप उस चीज को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि क्या आप प्रिपेयर्ड हैं, क्या आपको उस चीज को सीखने के लिए कोई प्रीवियस नॉलेज है, या क्या आप इतने मैच्योर हुए हैं कि आप वो चीज सीख सकते हैं। अगर बच्चा रेडी नहीं है, अगर कोई रेडी नहीं है सीखने के लिए, तो उसको सिखा भी नहीं सकते आप। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है लर्निंग। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ रेडीनेस, कि आप कितना तैयार हैं, चाहे मेंटल लेवल पे मेंटल प्रिपेयर्डनेस है, हाँ ठीक है मैं सीखूंगा, या आपके पास प्रीवियस नॉलेज है और आपके पास मैच्योरिटी है। ठीक है, अगर आप देखें जो हमारा सिलेबस डिजाइन होता है वो एक तरह लॉ ऑफ रेडीनेस को ध्यान में रखता है, क्योंकि जो चीज आप 5th स्टैंडर्ड में सीखते हैं वो आप 3rd स्टैंडर्ड में नहीं सीख सकते, क्योंकि आपका उतना मैच्योरिटी लेवल डेवलप नहीं हुआ है। आपको आपको 5th लेवल का ज्ञान पाने के लिए आपको पहले 3rd 4th इन सब क्लासेस से गुजरना हो। फिर एक मेंटल रेडीनेस भी होती है कि क्या हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ रेडीनेस। देन वी हैव लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर लर्निंग प्रोसेस है उसका इफेक्ट जो है प्लेजेंट होता है लर्नर पे, तो लर्नर कंटिन्यूज द लर्निंग प्रोसेस इन फ्यूचर। अगर जो वो सीख रहा है, जो बच्चा सीख रहा है या जो हम सीख रहे हैं, उसका इफेक्ट बहुत प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है लर्नर पे, तो लर्नर उसको सीखना कंटिन्यूड रखेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव इफेक्ट है लर्नर पे तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ठीक है, आप कुछ चीज कर रहे हैं, उसका क्या आपको रिवॉर्ड मिल रहा है या क्या मिल रहा है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट है, प्लेजेंट इफेक्ट है, तो हाँ आप उस लर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो आप नहीं रखेंगे।
देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस, अगर लर्निंग प्रोसेस है वो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस है, ठीक है, और डेली लाइफ में यूज हो रहा होता है, तो लर्निंग जो है इट बिकम्स प्रोमिनेंट, ठीक है। सो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट अगर आपको चीजें जो है याद रखनी। अब इसमें फर्दर लॉज है, लॉ ऑफ यूज, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक डॉक्टर है, उसको जॉब मिल जाती है आफ्टर कंप्लीट, जब उसने डिग्री कंप्लीट कर ली होती है, तो उसका कॉम्पिटेंस जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर लॉ ऑफ डिसयूज, अगर उसको जॉब नहीं मिलती है काफी लंबे समय तक, तो प्रैक्टिस इफेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस विल इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस एंड मेक इट बेटर, ओके। प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग प्रोसेस को और उसको अच्छा बना देता है। देन सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग क्या है? एक लॉ ऑफ प्राइमेसी है, एक लॉ ऑफ रीसेंसी है, एक लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस है, एक लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है। लॉ ऑफ प्राइमेसी क्या है? जो चीजें पहली सीखी जाएं वो ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट करती हैं लंबे समय तक, वो चीजें हमें ज्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम जो प्री नर्सरी कहते हैं कि प्री नर्सरी क्लासेस जिनको हम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आपका बेस डेवलप्ड है, प्री नर्सरी डेवलप्ड है, तो ये इट इज लाइकली कि बाकी भी अच्छे होंगे, बाकी ईयर्स में भी आप अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है। देन सेकंड है लॉ ऑफ रीसेंसी, कि जो चीजें आपने आखिर में सीखी वो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो जो लास्ट में सीखी और जो पहले सीखी वो याद रहता है। तो जैसे हम रिवाइज करते हैं लॉ ऑफ रीसेंसी में, एकदम पहले ही एग्जामिनेशन से पहले ही रिवाइज करते हैं, तो वो चीजें हमें याद रह जाती हैं। अब साइकोलॉजी में कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी और लॉ ऑफ रीसेंसी को लेकर। इसमें क्या किया था एक्सपेरिमेंट ने कि कुछ लिस्ट्स लर्न करने को दे दी थी पार्टिसिपेंट्स को। तो उन्होंने ये अपने फाइंडिंग्स में पाया कि जो वर्ड्स पहले थे वो ज्यादा अच्छे से याद रहे और जो वर्ड्स बाद में थे वो वर्ड्स भी अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी और लॉ ऑफ रीसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। देन लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस, अगर हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, रियलिस्टिक हैं, तो वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं माइंड पे। जितना ज्यादा इंटेंस होगा स्टिमुलस, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। देन फोर्थ इज लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जब एक लर्नर नई सिचुएशन को कॉन्फ्रंट करता है तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ वेज में एक रिस्पॉन्स आने से पहले उसको देखता है, ठीक है। कोई भी नई सिचुएशन हो तो वो ट्राई करेगा कि बहुत सारी मेथड्स लगाएं सीखने के लिए बिफोर ही अराइव्स एट उससे पहले कि वो एक सर्टेन रिस्पॉन्स उसे मिले, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है। देन है लॉ ऑफ एटीट्यूड, जो लर्निंग है वो एटीट्यूड से गाइडेड है, ठीक है। जैसा आपका ये सेकेंडरी लॉज हैं आपके लर्निंग के, तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है लर्निंग की तरफ तो आप ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। फिर है लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ एनालॉजी बोलता है कि जब हम ओल्ड एक्सपीरियंसेस को यूज करते हैं
एक नई सिचुएशन के लिए, तो वो हम एक लिंक क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने टाइपिंग सीखी हुई है तो आप बहुत इजीली कीबोर्ड में काम कर पाएंगे। ये लॉ ऑफ एनालॉजी है। फिर लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है। ये अलर्न्ड बिहेवियर है, ये अलर्न्ड रिस्पॉन्स है जो एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस तक शिफ्ट होता है। देन हमारे पास फोर्थ है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसमें लर्नर छोटे छोटे टास्क जो है वो या ध्यान में रखता है और उसके बाद उसका एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग सीखा कुछ एक्सपेरिमेंट्स से। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लर्निंग का। इन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। इस एक्सपेरिमेंट में पावलोव ने एक डॉग को रखा, डॉग को एक्सपेरिमेंट सिचुएशन में रखा और उसने एक्चुअली मेजर करना था, उनका एम था कि वो सलाइवेशन मेजर करे। ठीक है, उनका साइकोलॉजी रिलेटेड एम नहीं था, बट ये देखा गया कि जब हम एक डॉग को खाना दे रहे थे, ये पावलोव ने ऑब्जर्व किया, खाने पर सलाइवेशन हुआ। ठीक है, तो अगर खाने पे सबका सलाइवेशन होता है, ठीक है, तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। दैट मीन्स हमारे रेपर्टोयर, बिहेवियर रेपर्टोयर में बिहेवियर जो हम कर सकते हैं उसमें ये पहले से प्रेजेंट है। इसमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि जब खाना आए तो आपको सलाइवेट करना है। ठीक है, तो जब आप सलाइवेट, जब खाना आता है तो हम सलाइवेट करते हैं। ठीक, तो जो हमारा स्टिमुलस है, स्टिमुलस यहाँ पे यूसीएस, दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस, वो फूड है और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हमारा है सलाइवेशन। ठीक है, इसको हम किसी भी तरह से कंडीशन नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ सिखा नहीं रहे। ओके, तो ये सलाइवेशन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है और अनकंडीशनड स्टिमुलस है। ओके, और जब फिर थोड़ी देर बाद देखा कि पावलोव ने ये ऑब्जर्व किया कि जब उसको खाने की महक आ जाती है या खाना आने से पहले ही डॉग जो है वो सलाइवेट करने लगता है। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन कि खाना देने से पहले उन्होंने बेल रखा। ठीक है, बेल को अपने बेल को रखा, बेल को उन्होंने खाना देने से पहले उन्होंने बेल रिंग कर दी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये एसोसिएशन डेवलप हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ ट्रायल्स। ओके, देन बेल बजते ही डॉग का सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, अभी फूड आया भी नहीं होता, पर बेल और फूड का एसोसिएशन जो है डॉग ने सीख लिया। तो बेल जो है कंडीशन स्टिमुलस रहा और जो फिर सलाइवेशन हुआ वो कंडीशन रिस्पॉन्स है कि हम बेल से रिस्पॉन्स दिलवा रहे हैं डॉग को। तो ये हम कुछ कर रहे हैं, हम उसको सिखा रहे हैं, तो ये हम कंडीशन कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो क्लासिकल कंडीशनिंग में यूज होती हैं। एक है स्टिमुलस। स्टिमुलस कुछ भी है जो हमारे सेंसेस परसीव करते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, जो कुछ जो है रिस्पॉन्स लाए। ठीक है, स्टिमुलाई जो है वो सिंपल होते हैं, बेल होता है, लाइट होता है, टोन्स होता है, और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं।
जो बुक्स और लेक्चर्स के स्टिमुलस है। कुछ भी, जिस भी चीज को हम परसीव कर सकते हैं, परसीव अपने सेंसेस से कर सकते हैं, वो स्टिमुलस कहा गया है। ओके, फिर रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स कोई भी एक्टिविटी है जो मसल्स और बिहेवियर से रिलेटेड है। इसमें ये रिएक्शन है ऑर्गेनिज्म का किसी इवेंट या सिचुएशन में। ठीक है, ये सिंपल रिस्पॉन्सेस भी हो सकते हैं, जैसे कि आई ब्लिंक करना, सलाइवेट करना, लिवर प्रेस करना। कुछ भी हम बिहेवियरल एक्टिविटी जो कर रहे हैं, जो अपना बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन, रिस्पॉन्स किसी सिचुएशन और इवेंट का। ठीक है, कुछ भी जो हम करते हैं। ओके, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सेस हैं, वो कार ड्राइव करना हो सकता है, बुक्स रीड करना हो सकता है, एक्सेट्रा। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है? इसको हम यूसीएस भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है यूसीएस। ओके, ये ओरिजिनल होता है, ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं होती, हमारा ओरिजिनल रिस्पॉन्स है, नेचुरली अकर करता है, अनलर्नड होता है, कोई सिखाता नहीं है, और स्टिमुलस एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यूसीएस फूड है। देन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वही है, ऑटोमेटिक और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, जो अनलर्नड है, जो जेनेटिक वायरिंग से आया है नर्वस सिस्टम। ठीक है, दिस इज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ओके, दिस इज नोन एज UCR. ओके, देन हमारा है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि जिस स्टिमुलस का कोई इफेक्ट नहीं होता है रिस्पॉन्स पे। जैसे बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसको तो हम कंडीशन कर रहे हैं ना, पहले तो बिना कंडीशनिंग से तो पहले तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस ही था, कि इफेक्ट नहीं था कोई भी डॉग के रिस्पॉन्स पे बेल का। फिर जब हमने कंडीशन किया तो इफेक्ट आया, तो ये CS है, दैट इज द कंडीशन स्टिमुलस। जो पहला न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, वो उसको हम कंडीशन करते हैं तो कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। इट इज कंडीशनड और लर्नड। ओके, देन हमारा आता है कंडीशन रिस्पॉन्स। जो भी रिस्पॉन्स CS को दिया जाता है उसको CR बोला जाता है। ठीक है, जैसे बेल को बेल के द्वारा, बेल बजने के बाद सलाइवेशन हो रहा है, तो बेल जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये बेल है, ये कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस है। और जो सलाइवेशन हुआ वो कंडीशन रिस्पॉन्स है, कि हम डॉग को सिखा रहे हैं एक एसोसिएशन न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल पे ही सलाइवेट करना, तो वो CR बन गया। ठीक है, सलाइवेशन CR बन गया और कंडीशन स्टिमुलस जो है वो हमारा बेल बन गया। तो ये कुछ टर्म्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से समझते हैं। ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है जो कि यहाँ पे मेट्रोनोम लिया गया है। ठीक है, ये न्यूट्रल कंडीशनिंग से पहले बेल का कोई मायने नहीं है डॉग के लिए। तो जब हमने बेल प्रेजेंट किया, जब हमने मेट्रोनोम प्रेजेंट किया,
तो कोई सलाइवेशन नहीं था डॉग पे, ठीक है। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग हम क्या कर रहे हैं, पहले मेट्रोनोम बजा रहे हैं, फिर उसको हम अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि खाना दे रहे हैं, जो कि फिर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स उसका निकल रहा है, ठीक है। दैट इज द UCR, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ऑफ सलाइवेशन। फिर जब कंडीशनिंग पूरी हो जाती है तो जो मेट्रोनोम है वो कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवेशन होता है, ठीक है। बेल बजने पे ही डॉग रिस्पॉन्ड कर देता है सलाइवेशन के साथ, अभी खाना आया भी नहीं होता, तो ये CR हो जाता है, और जो बेल है मेट्रोनोम है वो CS कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है, ठीक है। अगेन बिफोर कंडीशनिंग मेट्रोनोम न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसको बजाने से डॉग पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ड्यूरिंग कंडीशनिंग न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है, फिर वो मेट्रोनोम होता है, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, फिर उसको खाना परोसा जाता है, फिर वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है सलाइवेशन का। आफ्टर कंडीशनिंग बेल है, मेट्रोनोम बजाया आपने, फिर मेट्रोनोम पे ही आपका डॉग जो है रिस्पॉन्ड करने लगा, ओके। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में अब यहाँ पे इन्होंने पेयर किया, दोनों को जोड़ा मेट्रोनोम के साउंड पे, और फिर फूड प्रेजेंट किया, ये देखने के लिए कि क्या डॉग्स एक्चुअली मेट्रोनोम पे ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं, सलाइवेट कर देते हैं, ठीक है। जब तक मेट्रोनोम की टिकिंग ने सलाइवेशन प्रोड्यूस नहीं किया तब तक वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, ठीक है, इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं रही थी। देन जब हम रिपीटेडली पेयर करते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस को और UCS को, तो उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन फेज, जब हम डॉग को सिखा रहे हैं कि बेल को और UCS को हम बेल को पेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्विजिशन है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है इसमें, ही इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लर्निंग, ओके, ही इज लर्निंग। देन CR एंड UCR रिस्पॉन्सेस जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं सलाइवेशन के, ये डिफर करते हैं स्ट्रेंथ में नहीं बट स्टिमुलस में भी, जहां पे ये रिस्पॉन्स करते हैं, ओके। UCS जो है वो हमेशा ही UCR प्रोड्यूस करता है, और कंडीशन स्टिमुलस इज ऑलवेज, कंडीशन स्टिमुलस हमेशा एक कंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ओके। तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं अगर हमें सक्सेसफुल क्लासिकल कंडीशनिंग करनी है। CS जो है वो UCS से पहले आना चाहिए, CS UCS से पहले आना चाहिए, ठीक है। अगर मेट्रोनोम बज रहा है जब डॉग को फूड मिल गया तो वो कंडीशन नहीं होंगे, तो इसीलिए बेल का आना जरूरी है ताकि फूड और बेल का एसोसिएशन हो सके, ताकि वो जो है सलाइवेशन के जो डॉग है वो बेल पे सलाइवेट कर सके, फर्स्ट। सेकंड ये है कि CS और UCS हमेशा साथ में आने चाहिए, टाइम के हिसाब से साथ में आने चाहिए, ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा टाइम गैप होगा तो वो पेयर नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं बिठा पाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं होगी। तो CS और UCS को साथ में आना चाहिए, दैट मीन्स बेल बजनी चाहिए और फिर फूड प्रेजेंट करना चाहिए, दोनों का साथ में, ज्यादा टाइम बीच में नहीं होना चाहिए, ओके। फिर न्यूट्रल स्टिमुलस को है जो बार बार UCS से पेयर करना चाहिए, ठीक है, काफी टाइम तक बिफोर, इससे पहले की कंडीशनिंग
हो पाए। ओके, तो जो कंडीशन स्टिमुलस है वो यूजुअली हम कुछ स्टिमुलस लेकर चलते हैं जो कि अलग है और बाकी स्टिमुलाई से हट के है। ठीक है, मेट्रोनोमिक साउंड है जो प्रेजेंट है लैब में और इसीलिए अलग है। ठीक है, तो एक डिस्टिंक्टिव स्टिमुलाई, एक अलग सा स्टिमुलाई सीएस को रखना चाहिए। ठीक है, मेट्रोनोम एक ऐसा साउंड है जो यूजुअली लेबोरेटरी में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, सो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें हमें समझना है कि एक्विजिशन क्या है। वो फेज जब हम यूसीएस और सीएस को एकदम पेयर करके प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम बेल बजा रहे हैं और हम फूड दे रहे हैं, उसको हम पेयर कर रहे हैं काफी सारे ट्रायल्स में, इसको एक्विजिशन कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये काफी ट्रायल्स हो जाएंगे तो फिर जैसे ही हम सीएस प्रेजेंट करेंगे वैसे ही सीआर आने लगेगा, दैट इज वैसे ही कंडीशन रिस्पॉन्स आने लगेगा जैसे ही हम कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं। फिर है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। मान लो एक बार मैंने बेल बजा दिया, एक बार मैंने मेट्रोनोम बजा दिया। ठीक है, तो अगर जो डॉग है वो ट्रेन तो हमने उसको मेट्रोनोम पे किया, पर अगर बेल पे भी वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, सीआर प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट मींस स्टिमुलस जनरलाइजेशन कर लिया डॉग ने। ठीक है, क्योंकि सिमिलर साउंड्स थी, अगर सिमिलर साउंड्स होंगी तो वो मेट्रोनोम और बेल की साउंड में दोनों पे सीआर प्रोड्यूस करेगा, दोनों पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आपका टेंडेंसी स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करने में जो कि सिमिलर ओरिजिनल स्टिमुलस के क्लोज है, उससे सिमिलर है। ठीक है, अगर आप कर पाते हैं तो वो स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है। फिर स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, अगर दो साउंड्स प्रेजेंट कर रही हूं मैं, ठीक है, पर डॉग इस पे रिस्पॉन्ड करता है पर इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो दैट मीन्स ही हैज बीन एबल टू डिस्क्रिमिनेट, वो डिफरेंशिएट कर पाया है दोनों स्टिमुलस में कि इस पे रिस्पॉन्स देना है और इस पे रिस्पॉन्स नहीं देना, ये स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है। फिर कॉन्सेप्ट्स आते हैं एक्सटिंक्शन के, स्पॉन्टेनियस रिकवरी के और हायर ऑर्डर कंडीशनिंग के। अब इसमें हमें समझने हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी और हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। एक्सटिंक्शन क्या है? जब हम डॉग को जो है वो सीए देते रहते हैं। ठीक है, जब हम डॉग को बेल बजाते रहते हैं पर उसे खाना नहीं देते, ठीक है, तो हम सीएस प्रेजेंट करते हैं डॉग को बिना यूसीएस के। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो सलाइवेशन रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे डॉग का घटता रहता है। फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी कि एकदम से जब हमने एक्सटिंक्ट हो गया, एक रिस्पॉन्स बंद हो गया, आना बंद हो गया सलाइवेशन सीएस पर, फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है जो कि आपका दोबारा से रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, आपने तो मान लीजिए आपने ब्रेक दिया, आपने डॉग को कुछ प्रेजेंट नहीं किया, फिर आपने सीएस प्रेजेंट किया आपने और फिर उसके साथ फूड प्रेजेंट कर दिया, तो एकदम से वो रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, बेल पे रिस्पॉन्स दे देगा। जो पहले सीखा हुआ था कंडीशनिंग से वो एकदम इमीडिएट ही सरफेस पे आ जाता है, उसको ध्यान आ जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो है वो वीकर है और शॉर्ट लिव्ड है। ओके, देन है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कब होता है? जबकि एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन स्टिमुलस जो है, एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन स्टिमुलस जो है उसको हम पेयर करते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ।
ठीक है, मान लीजिए हम बेल को ही किसी और न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेयर कर रहे हैं, तो पहले हम बेल के साथ कुछ और बजाते हैं, फिर हम उसको खाना देते हैं और फिर एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो हमने बेल के साथ एक और स्टिमुलस जोड़ दिया, एक और न्यूट्रल स्टिमुलस कर दिया। ठीक है, तो वो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में आता है। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। स्टेज 1 होता है जहां पे एक मेट्रोनॉम है, ठीक है, फिर आपको फूड प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये यूसीएस है। फिर यूसीआर सलाइवेशन हो गया, फिर आपने कंडीशन किया मेट्रोनॉम एक CS1 ही है, वो सीआर सलाइवेशन हो गया। स्टेज 2 हायर ऑर्डर कंडीशनिंग का क्या हुआ कि आपने मेट्रोनॉम बजाया, फिर आपने मेट्रोनॉम जो है कंडीशनड है, मेट्रोनॉम के साथ आपने क्या पेयर किया, क्लिक ऑफ योर थंब एंड मिडिल फिंगर। ठीक है, व्हेन यू क्लिक आफ्टर प्रेजेंटिंग द बेल और द मेट्रोनॉम, आपने क्लिक किया तो आपका सलाइवेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हायर ऑर्डर कंडीशनिंग होती है जब आपका डॉग जो है सिर्फ क्लिक पे ही प्रेजेंट कर दे सलाइवेशन। ठीक है, तो ये हायर ऑर्डर कंडीशनिंग का पार्ट है। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं जहां पे आप अक्वायर कर रहे हैं CS और UCS पेयरिंग्स। ठीक है, यहां से आप पहले एक्वायर कर रहे हैं, फिर वो एक्सटिंक्शन में जा रहा है, फिर आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पे CS और UCS पेयरिंग्स हो रही हैं। ठीक है, ये एक्विजिशन फेज है आपका। फिर आपने UCS देना बंद कर दिया, CS के साथ खाली CS दे रहे हैं, तो एक्सटिंक्शन हो रहा है। फिर आपने रेस्ट दिया, फिर आपने CS खाली CS प्रेजेंट किया, तो फिर से स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सलाइवेट कर रहा है। फिर आपने रेस्ट दिया, फिर एक सेकेंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई। ठीक है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब इसमें है डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें पहला है टाइम रिलेशंस बिटवीन स्टिमुलाई, कि कितने स्टिमुलस पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्या होती है कि UCS आता है फिर CS आता है। ठीक है, UCS माने बेल हुआ, UCS सॉरी फूड हुआ जो कि आता है, और CS उससे पहले आता है। आप पहले CS प्रेजेंट करते हो, फिर UCS प्रेजेंट करते हो, तो ये फॉरवर्ड कंडीशनिंग है। बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या है, जब आप CS प्रेजेंट करते हो, ठीक है, पहले आप फूड दे देते हो, ठीक है, UCS दे देते हो, UCS यानी कि फूड, फिर आप CS प्रेजेंट करते हो। ठीक है, फिर वो बैकवर्ड कंडीशनिंग हो जाती है। फिर आपका आता है डिलेड कंडीशनिंग, जिसमें UCS जो CS का ऑनसेट है वो पहले आता है UCS के ऑनसेट से। ठीक है, तो CS यानी कि बेल एंड हो जाती है बिफोर एंड ऑफ द UCS। ठीक है, UCS फूड हुआ तो बेल पहले आ जाती है, बेल पहले आके बच जाती है और फिर UCS आता है, तो CS एंड हो जाता है बिफोर एंड ऑफ UCS। ठीक है, फिर होता है ट्रेस कंडीशनिंग, कि ऑनसेट ऑनसेट और एंड CS का, ठीक है, दोनों चीजों का ऑनसेट और एंड CS का पहले आता है
और फिर it is the onset of UCS with some time gap between the two. तो कुछ टाइम गैप पे CS आता है, पहले क्या होगा, बेल बज के खत्म हो जाएगी, ठीक है, फिर फूड आएगा थोड़े टाइम गैप के बीच में, तो ये ट्रेस्ड कंडीशनिंग है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या किया वॉटसन ने एक वाइट रैट को, ठीक है, वाइट रैट को प्रेजेंट करने से पहले एक स्केरी नॉइस लगा दी, ठीक है, एक बेबी के सामने। तो पहले वो रैट से अफ्रेड नहीं था, वो रैट से डरता नहीं था, बट उसको डर था लाउड नॉइस से, ठीक है, और तब वो स्टार्ट कर देता था क्राई करना, ठीक है। वॉटसन ने ये पाया कि सिर्फ 7 पेयरिंग्स के साथ ही, नॉइस के साथ, जब सिर्फ 7 पेयरिंग्स नॉइस के साथ रैट का जब किया, तो जब भी बेबी जो है वो रैट को देखता था वो रोने लग जाता था, ठीक है। तो ये एक फोबिया डेवलप हो गया रैट का, ठीक है। तो जैसे हम फोबियाज लर्न करते हैं, वो भी कहते हैं कि एक क्लासिकल कंडीशनिंग का ही एग्जाम्पल है। अब किस प्रकार के अनकंडीशनड स्टिमुलाई हो सकते हैं? एक होता है एपिटेटिव मतलब ये चाहेंगे ऑर्गेनिज्म इसको अप्रोच करेगा, इसकी तरफ आगे बढ़ेगा, खाना हो गया, कुछ पीने को हो गया, तो ये सारे एपिटेटिव रिस्पॉन्सेस हैं। ये रिस्पॉन्सेस हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन और प्लेजर देते हैं, ठीक है। एपिटेटिव क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो स्लो होती है और कुछ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस चाहिए होते हैं इसको। फिर एवर्सिव यूसीएस जैसे कि नॉइज, टेस्ट, बिटर टेस्ट या शॉक दे दिया, तो जो पेनफुल और हार्मफुल स्टिमुलाई होते हैं उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं और उससे एस्केप करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत फ्यू ट्रायल्स में ये एस्टैब्लिश हो जाता है एवर्सिव स्टिमुलाई। फिर इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुलाई, जितना ज्यादा इंटेंस होगा कंडीशन स्टिमुलस, जितना ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, उतने ज्यादा कम ट्रायल्स लगेंगे कंडीशनिंग के लिए, ठीक है। अगर मान लो मैं ज्यादा खाना दे रही हूँ रैट को, जो है उस डॉग को जो है ज्यादा खाना दे रही, तो उसका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कंडीशन स्टिमुलाई की, यानी कि बेल की, ठीक है, जितना ज्यादा लाउड बेल का साउंड है उतना कम ट्रायल्स लगेंगे कंडीशनिंग के लिए, ओके। नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ओके।